सिंदूर सौभाग्य का। मोहन की नियुक्ति एक कस्बे के सरकारी विद्यालय में हुई थी। पहली नियुक्ति होने के कारण उसका उत्साह चरम पर था, पर विद्यालय की तुच्छ अवस्था देखकर उसका मन उचटता ही जा रहा था। इतनी जल्दी स्थानांतरण भी संभव न था। मोहन खुद को समझाते हुए अपने अध्यापन में ध्यान देने लगा। मध्यम वर्गीय संयुक्त परिवार में पले बढ़े होने का लाभ उसे मिला। इस ग्रामीण परिवेश में ढलने के लिए मोहन के व्यक्तिगत प्रयासों से न केवल विद्यालय भवन की दशा सुधरी, बल्कि दाखिले के रजिस्टर में छात्रों की उपस्थिति भी पहले से बढ़ गई। कस्बे के सम्मानीय व्यक्ति गिरिधर बाबू ने विनती करके मोहन को अपने बेटे को अलग से घर में पढ़ाने के लिए मना लिया। मोहन मनोहर को पढ़ाने जाने लगा था। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले मनोहर का यह उसकी कक्षा में दूसरा साल था। पढ़ाई के प्रति पूर्णतः लापरवाह मनोहर मोहन के आने से पहले ही अपने कमरे में गंभीर होकर बैठा मिलता। करीने से सजे बाल धुले कपड़े पहनकर मनोहर एक होशियार बच्चा दिखता था। मोहन ने ध्यान दिया कि उसके आने से पहले उस कमरे को किसी निपुण हाथों से सजाया जाता है। मोगरे की सुगंध कमरे में भरी रहती थी। मेज पर रखे गुलदस्ते में हर 3 दिन ताजे फूल की गुच्छा मिलता। मोहन को पहले उसने सोचा किसी नौकर का काम होगा, पर जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसे कमरे के आसपास किसी के होने का एहसास हुआ। हमेशा एक बड़ी बड़ी काली आंखें उसका पीछा करती दिखती। एक दिन मनोहर की कॉपी में उसका नाम खूबसूरती से लिखा देखकर पूछ ही लिया मोहन ने, अरे वाह मनोहर, इतनी अच्छी लिखावट किसकी है तुम्हारे घर में? मनोहर ने जवाब दिया, दीदी की। ओह, किस कक्षा में पढ़ती है तुम्हारी दीदी? मोहन ने लिखावट से प्रभावित होकर फिर पूछा। इतने में मनोहर की माँ नौकर के साथ चाय और जलपान लेकर पहुंची। उन्होंने शायद मोहन की बात सुन ली थी, सो खुद जवाब दिया, देखिए मास्टर जी, आप रमा के बारे में ज़्यादा पूछताछ मत करिएगा। 18 साल की होते ही ब्याह दिया था हमने। शादी के 2 दिन बाद ही विधवा हो गई थी। दामाद जी को दिल की बीमारी थी। उनके ससुराल वालों ने बहुत समझाया, पर रमा के मन में जाने क्या है, रुकी ही नहीं वहाँ। तब से यहीं पर है, अलग कमरे में रहती है। बाहर वालों से मेल जोल नहीं करने देते हैं हम। लड़की जात है ना। मोहन का अंदाजा सही निकला। कोई तो था जिसकी उपस्थिति का आभास होता था उसे। कमरे की सजावट देखकर ही सजाने वाले की खूबसूरती पता चल गई थी उसे। मनोहर को पढ़ाते हुए साल भर हो रहा था, पर रमा का चेहरा एक बार भी नहीं देख पाया था मोहन। मनोहर से उसके बारे में काफ़ी कुछ पूछ चुका था मोहन। उसे जानकर बहुत खुशी हुई कि रमा को लिखने पढ़ने का शौक था। अब से मोहन हर दूसरे तीसरे दिन प्रेरक कहानियों की किताब मनोहर के हाथ में देने लगा। रमा के लिए बिना देखे जैसे प्रेम हो गया था उसे। रमा के पिता के सम्मान और रमा की मनोदशा को देखते हुए मोहन की कभी हिम्मत ही नहीं हुई रमा से मिलने की। होली के दिन मनोहर की माँ ने खाने का न्योता दिया था, जिसे मोहन फौरन मान लिया था। दोपहर से पहले ही हाथों में गुलाल का पैकेट लिए मोहन जैसे ही मुख्य दरवाजे से अंदर आने लगा, बाहर से भागकर आती हुई रमा से टकरा गया। वह बाहर से भागकर आ रही थी, उसे एक साथ दौड़ा रहा था। रमा को मंदिर से लौटते समय रमा को देखकर मोहन अपलक देखता ही रह गया। एक मासूम पवित्रता थी उसके चेहरे पर। हड़बड़ी में मोहन के हाथों का पैकेट गिरा और गुलाल के कुछ छींटे रमा की साड़ी में लग गए। रमा बहुत ज़्यादा भयभीत हो गई। मोहन को भी अटपटा लग रहा था। मोहन आज गिरिधर बाबू को बताने आया था कि वह कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रहा है। मनोहर को पढ़ाने नहीं आ पाएगा। गिरधर बाबू ने सीधे सीधे ही मोहन को अब घर आने के लिए मना कर दिया। उसकी जवान विधवा बेटी पर समाज कीचड़ के दाग लगा सकता है मोहन की वजह से। मोहन ने चुपचाप स्वीकृति दे दी और बस में बैठकर अपने घर चला गया। रमा को देखने के बाद से एक अदृश्य ताकत खींच रही थी उसे रमा की ओर। मोहन की माँ भी तो कभी नहीं मानेगी एक विधवा से शादी करने की बात। 10 दिनों तक मोहन अपने घर में मनसा पड़ा रहा। माँ के पूछने पर तबीयत खराब का बहाना बना देता था। आज सुबह ही बस पकड़कर लौटा था मोहन।
बस स्टैंड पर उतरते ही कानाफूसी उसके कानों पर पड़ी। लोग रमा के सन्यासी हो जाने की बात कर रहे थे। मोहन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। गिरधर बाबू के घर जाकर पूछने की भी हिम्मत नहीं। तभी शाम को मनोहर मुरझाया चेहरा लेकर मोहन के पास आया। उसकी आंखें लाल थी रोने की वजह से। मास्टर जी, मेरी दीदी को बचा लीजिए। बाबूजी ने उन्हें वृंदावन के विधवा आश्रम में भेज दिया है। यहाँ किसी को भी नहीं बताया। दीदी जाना नहीं चाहती थी, पर बाबूजी जबरदस्ती भेज दिए उनको। कहते हैं अब वह कभी नहीं आएंगी वापस। मनोहर मोहन से लिपटकर रोते हुए बोला। मोहन की समझ में नहीं आया कि रमा को किस बात की सजा दी गई है आखिर। वह तुरंत गिरधर बाबू के घर पहुंचा और उसने पूछा, आपने रमा को इतनी बड़ा सजा क्यों दी? वे बोले, विधवा होकर जब तक संसार के मोह माया में रहेगी, अपने मन को शुद्ध नहीं कर पाएगी। तुम्हारे आने से उसकी हिम्मत बढ़ती ही जा रही थी। जब भगवान ने ही उसके माथे पर विधवा का दाग लगा दिया, तो हम कैसे मिटा सकते हैं भाग के लेख को? तुम जैसे नौजवान बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, पर क्या तुम उसके माथे पर लगे दाग को मिटा सकते हो? हाँ, मैं मिटाऊंगा। उसके माथे पर लगे दाग को मैं मिटाऊंगा। उसके माथे पर लगे दाग को जिसकी जिम्मेदार वह नहीं है, मैं उसके माथे पर सौभाग्य का सिंदूर लगाऊंगा। मोहन ने दृढ़ता से कहा और अपने परिवार को लेने चला आया। बाबूजी तो मान गए थे, पर माँ को मनाना इतना आसान नहीं था। रोते हुए बोली, क्या इसी दिन के लिए पढ़ लिख कर मास्टर बना था कि विधवा के माथे का दाग पोंछना पड़े? हाँ माँ, शायद शिक्षक हूँ, इसलिए इस बुराई को दूर करने के बारे में सोच सकता हूँ। दूसरों को तो बहुत ज्ञान देते हैं हम, पर खुद अमल नहीं करते। माँ, दाग तो चांद पर भी होता है, पर वह तो उसकी गलती नहीं। आज हमारे परिवार में ऐसा कुछ हो जाए तो क्या उसे कलंक या दाग ने कह पाएंगे हम? नहीं माँ, तुम भी तो एक औरत हो। दूसरी औरत की पीड़ा तुमसे अच्छा और कौन समझेगा? मैंने गिरधर बाबू को वचन दिया है। माँ, चलिए, रमा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करिए। यदि मैंने हमेशा आपको और बाबूजी को सम्मान और प्रेम दिया है, आपकी हर बात को सिर आंखों पर लिया है, तो आज पहली बार मैं आपसे रमा बेटे की बात सुनकर माँ को अपना हट छोड़ना ही था। मोहन को गले लगाकर बोली, मुझे तुम पर गर्व है। तू मेरा सपूत है, सपूत। तेरे चांद को लाने की तैयारी करते हैं। चल, अब रमा चांद बनकर मोहन की जिंदगी में आने वाली थी। भाग्य के दाग कैसे लगते हैं, अचानक वैसे मिट भी जाते हैं। इस स्टोरी पे आपकी क्या राय है? कमेंट